गुड इवनिंग। पहली बात तो आई एम सो सॉरी कि कल आप लोग का वेट करना पड़ा होगा। कल टेक्निकल ऐसा कुछ प्रॉब्लम आ गया, टेक्निकल स्नैक की हम लोग हमारी टीम उसको दूर नहीं कर पाई और अगर क्लास में ऑफ करना पड़ा मजबूरी में। देखिए, अगर कभी हमको नेचुरल कोर्स में ऑफ करना हुआ, अगर कोई ऐसी हुई तो हम तो आपको मैसेज भेज देंगे। नंबर पर हम राइज ऑफ मॉडर्न शुरू किया है, उसमें हमने आपको फार्मूला दिया कि देखिए चेंजेज है, साइक्लिक चेंज जा रहा है। इकोनॉमिक चेंज होगा तो सोशल चेंज होगा, यानी आर्थिक परिवर्तन होगा तो सामाजिक परिवर्तन होगा। आर्थिक परिवर्तन होगा तो पहले से समाज का एक प्रभावी वर्ग है उसका एक अधिकार टूटेगा, और उसका एक अधिकार टूटेगा तो अब तक उसकी विचारधारा प्रभावित थी, अब उसकी जगह जो नया वर्ग आएगा उसकी विचारधारा प्रभावी हो जाएगा, तो वैचारिक परिवर्तन होगा। वैचारिक परिवर्तन होगा तो उसी के साथ राजनीतिक परिवर्तन होगा और भी सांस्कृतिक, मतलब परिवर्तन की क्रम जाता रहेगा, और फिर वो आर्थिक परिवर्तन को, सारे परिवर्तन प्रोत्साहन देगा, और आर्थिक परिवर्तन फिर सामाजिक परिवर्तन, इस तरह से साइकिल घूमता रहेगा। ये आपको ध्यान रखना। एंशिएंट वर्ल्ड में आपने देखा दुनिया के पहले साम्राज्यों को, फिर इकोनॉमी को, फिर आपने दुनिया के धार्मिक पंथों को देखा। जब मध्यकाल में आए तो आपने देखा कैसे यूरोप में सामंतवाद का उद्भव हुआ, कैसे दो साम्राज्य थे, बिजेंटियन पूर्वी रोमन साम्राज्य और दूसरा साम्राज्य पवित्र रोमन साम्राज्य से मैंने आपको परिचय कराया, होली रोमन एम्पायर। उसको ध्यान रखना है, आप अगर भूले तो फिर हमारी कनेक्टिविटी टूट जाएगी। हमने फ्यूडलिज्म या सामंतवाद आपको बताया, फिर इकोनॉमी भी फ्यूडल इकोनॉमी बन चुकी है, क्षेत्रीय अर्थव्यवस्था आ चुकी है, गतिरोध आ चुका है, और वही समय धार्मिक क्षेत्र में मैंने धर्म युद्ध बताया, इस्लामिक वर्ल्ड और ईसाई वर्ल्ड में। उसके बाद आधुनिक पश्चिम का उद्भव, तीन फैक्टर मैंने बताया जो बहुत बड़ा परिवर्तन लाना शुरू किया। एक तो एग्रीकल्चर के क्षेत्र में सरप्लस आया तकनीकी विकास के कारण, दूसरा मैंने आपको बताया कि धर्म युद्ध के कारण यूरोप और एशिया के बीच का व्यापारिक मार्ग खुला, और तीसरा जब कुस्तुनतुनिया का पतन हुआ तो कुस्तुनतुनिया के पतन के बाद और फिर जो पूरा इसका व्यापारिक मार्ग अवरुद्ध हो गया तो वैकल्पिक मार्ग की खोज हुई, भौगोलिक खोज शुरू हुई, और वहीं से परिवर्तन की प्रक्रिया शुरू हुई। अमेरिका धोखे से खोज लिया गया, तो अमेरिकन प्रेशियस मेटल है जो कीमती धातु है, उसने किस तरह से फाइनेंस किया पूर्वी व्यापार को, और किस तरह से एक बड़ा व्यापारिक नेटवर्क कायम हुआ, व्यावसायिक क्रांति हुई, और व्यावसायिक क्रांति के साथ वाणिज्यवाद होगा। उधर जब एक नया सामाजिक वर्ग के रूप में मध्य वर्ग आया, एक नई विचारधारा के रूप में पुनर्जागरण पनप गया। पुनर्जागरण के क्या क्या फीचर्स था मैंने पिछले क्लास में बताया। अब पुनर्जागरण ने धर्म सुधार आंदोलन को प्रोत्साहन दिया, तो शायद हम धर्म सुधार आंदोलन पर ही थे मिस्टर अंकुर, तो हमारा क्लास हमने पीछे छोड़ा था। तो हमारे स्टूडेंट से हिंट लीजिए कि मैं स्टूडेंट हमने आपको धर्म सुधार आंदोलन पर ही पिछले क्लास में छोड़ा था, बताइए हाँ या ना। धर्म सुधार आंदोलन पर ही पिछले क्लास में मैंने आपको छोड़ा था। मैं स्टूडेंट्स प्लीज गिव मी द हिंट। आई एम जस्ट वेटिंग फॉर योर नोट, यू वेटिंग फॉर योर आंसर। क्या अंकुर क्या चल रहा है? ये सर है, तो देखो ये नहीं बदले हो। अच्छा हाँ। जस्ट 1 मिनट। देखो यही तुम्हारा धर्म सुधार आंदोलन। तो मैंने आपको बताया था नेशनल पिछले क्लास में कि धर्म सुधार आंदोलन के दो रूप विकसित हुए, जो मैंने आपको बताया, और ये धर्म सुधार आंदोलन के लिए दो रूप विकसित हुए, उसी के सिलसिले में मैंने आपको बताया था कि एक हो गया आपका काउंटर रिफॉर्मेशन और दूसरा हुआ प्रोटेस्टेंट आंदोलन। तो काउंटर रिफॉर्मेशन वो जस्ट लाइक व्हाट, काउंटर रिफॉर्मेशन जो आपका है वो जस्ट लाइक आपके जो आपका काउंटर रिफॉर्मेशन है वो क्या है, वो जस्ट लाइक काउंटर रिफॉर्मेशन आपको वो ले जाता है बेसिकली, उसका उद्देश्य कहीं ना कहीं हम धर्म को मजबूत, जैसे काउंटर रिफॉर्मेशन है उसका एजेंडा क्या है, काउंटर रिफॉर्मेशन यह बोलता है कि हमें ईसाई धर्म में सुधार करके और उस धर्म को मजबूत बनाना है। मतलब देखो एक्चुअली पुनर्जागरण आया तो पुनर्जागरण ने एक आलोचनात्मक सोच पैदा की, हर चीज को आलोचना के पॉइंट ऑफ व्यू से देखा जाने लगा। तो पुनर्जागरण के से जो उत्पन्न विचार था उसने धर्म के क्षेत्र को प्रभावित करना शुरू कर दिया। तो पादरियों की पादरियों की आलोचना होने लगी, बोली अब कौन के वो देखने लगे कि भाई ये इतने बड़ी बड़ी बातें पादरी लोग करते हैं, लेकिन वो तो बहुत तरह के भ्रष्टाचार में लिप्त है, मैं भ्रष्टाचार की बात करूंगा। तो धीरे धीरे क्या उनकी आलोचना होने लगी। अब एक पादरी थे, पोप थे, रोम के पोप, आप जानते हो यूनिवर्सल चर्च सिस्टम में जो रोम का पोप होता था, ईसाई जगत का मुखिया होता था, उनका नाम था इनोसेंट अष्टम, और उनके बारे में कहा गया कि उनके 8 इलिसिट चाइल्ड थे। तो इस तरह से मान लीजिए बहुत तरह के भ्रष्टाचार उनके लाइफ में थे, और एक तरफ वो बात करते थे ब्रह्मचर्य रहने की, और इस तरह से अवैध पत्नियां, अवैध बच्चे, तो इसकी आलोचना यूरोप में शुरू हो गई, और ये आलोचना पुनर्जागरण के प्रभाव में हुई, क्योंकि पुनर्जागरण ने आलोचनात्मक सोच पैदा किया था। तो क्या हुआ कि अब धर्म के क्षेत्र में सुधार आंदोलन ऑलरेडी शुरू हो गया था, लेकिन जो प्रोटेस्टेंट आंदोलन है, प्रोटेस्टेंट आंदोलन अलग प्रकार का है। अब देखो प्रति धर्म सुधार आंदोलन है, उसका उद्देश्य है कि धर्म के क्षेत्र में सुधार करके कहीं ना कहीं ईसाई धर्म को और ईसाई सिस्टम को और ईसाई धर्म को मजबूत बनाना। लेकिन वहीं पर जो काउंटर रिफॉर्मेशन प्रोटेस्टेंट आंदोलन है, तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने कहीं ना कहीं ईसाई पंथ को ही अस्वीकार कर दिया, क्रिश्चियनिटी को रिजेक्ट कर दिया, कहा कि नहीं ये क्या है, क्या वजह है, मैं आपको बताता हूं कि इसने क्यों रिजेक्ट किया और इसका क्या कहना था। तो इसने क्रिश्चियनिटी को ही रिजेक्ट किया, मतलब एक रोमन क्रिश्चियनिटी नहीं, सॉरी गलत हो गया, रोमन कैथोलिक
कैथोलिक चर्च व्यवस्था, क्रिश्चियनिटी दोनों अलग है। ईसाई धर्म, ईसाई विचारधारा से तो प्रेरित है। ईसाई जो रोमन कैथोलिक चर्च है, इसने रोमन कैथोलिक चर्च सिस्टम को ही नकार दिया, और जो पहला वाला प्रतिधर्म आंदोलन वो रोमन कैथोलिक चर्च को मजबूत बनाना चाहता है, इसने रोमन कैथोलिक चर्च को रिजेक्ट कर दिया। भारतीय परंपरा में मैं आपको बताऊंगा कि जब मैं आपको उपनिषद की विचारधारा पढ़ाऊंगा तो मैं आपको बताऊंगा कि उपनिषद है, वो उपनिषद चाहता है कि हम वैदिक कर्मकांड पर चोट करके, वैदिक कर्मकांड में सुधार करके हम वैदिक पंथ को मजबूत बनाएं, वैदिक धर्म को मजबूत बनाएं। तो प्रोटेस्टेंट आंदोलन चाहेगा, सॉरी, तो बौद्ध पंथ, जो बौद्ध पंथ का उद्भव हुआ, बौद्ध पंथ और जैन पंथ, उसने वैदिक कर्मकांड को अस्वीकार करने के क्रम में वेदों की परंपरा को ही अस्वीकार कर दिया। उसी प्रकार से प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था को अस्वीकार कर दिया। अब इसी क्रम में आपको सूचना मिलती है, ये घटना हुई है 1517 में, 1517 में। तो 1517 में क्या है कि एक जगह है विटेनबर्ग, जर्मनी में, उस जगह का नाम है विटेनबर्ग। तो विटेनबर्ग का जो चर्च है, उस चर्च का पादरी है जिसका नाम है मार्टिन लूथर। तो विटेनबर्ग के चर्च के पादरी मार्टिन लूथर ने विटेनबर्ग के चर्च की दीवार पर 95 थेसिस, 95 थेसिस का मतलब हुआ 95 प्रश्न, उसने 95% टांग दिए और रोम के पोप से सवाल किए कि हमें इन प्रश्नों का उत्तर चाहिए। इसका मतलब था सीधा विद्रोह, जो मैंने आपको बताया था। अब जब उसने यह काम किया, तो जितना बड़ा काम उसने किया, तो आप तो जानते हो कि रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था बर्दाश्त करने वाली तो है नहीं, और जो रोम का पोप है वो एक तरह से उसके पास बहुत दंड शक्ति भी थी, उसका एक धार्मिक न्यायाधिकरण भी चलता था। वह वही धार्मिक न्यायाधिकरण था जो ज्यादानो बुर्नो को फांसी दी थी, गैलीलियो को अपने विचार वापस लेने के लिए कहा था। अब उसी का एक पादरी उसको चुनौती कर दी तो सहन नहीं हो सकता था। लेकिन अब मार्टिन लूथर के विद्रोह को इसलिए पोप नहीं दबा पाया क्योंकि तभी मार्टिन लूथर के पक्ष में जो जर्मन कुलीन वर्ग है, जर्मन मध्य यूरोप में, मैं आपको यूरोप का मैप आपको समझा दूंगा, एक बार आगे चलकर मैं समझा दूंगा अच्छे ढंग से। अभी जैसे देखो, अब इसको मैं ऐसे बता देता हूं, जैसे देखो ये जो रीजन देख रहे हो, एक तरह से मान के आप चलो ये ब्रिटेन है, ओके, और इसके बीच में इंग्लिश चैनल है ऐसे, और इंग्लिश चैनल के बीच में ऐसे देखोगे ये होगा फ्रांस, ये फ्रांस होगा, और फ्रांस के ही बगल में होगा इधर नीदरलैंड, बेल्जियम ये सब इसी की तरफ होगा, और इधर लग्जेमबर्ग, ये सब इस रीजन में होगा, छोटी छोटी। और उसके बाद आप आओगे तो ये होगा जर्मनी। आप तो ये यूनिफाइड जर्मनी है। एक समय था कि इसमें 200 छोटे छोटे जर्मन राज्य थे। ये होगा स्पेन, ओके, इधर होगा ऑस्ट्रिया। तो मतलब इसी तरह से यूरोप है, मैं आपको पूरा नक्शा दूंगा। ये जो जर्मनी आप देख रहे हो, उसमें 200 छोटे छोटे राज्य हैं। यहाँ कोई मजबूत राजतंत्र नहीं, बल्कि छोटे छोटे शासक हैं। यही जो जर्मनी में विटेनबर्ग एक जगह है, वहीं पर मार्टिन लूथर ने विद्रोह किया था। अब मार्टिन लूथर के विद्रोह को वहां पर वो दबा देते पोप, लेकिन तभी मार्टिन लूथर के पक्ष में जर्मन कुलीन वर्ग ने विद्रोह कर दिया। अब जब जर्मन कुलीन वर्ग ने विद्रोह किया तो पोप दबा नहीं सकता था, लेकिन अभी भी एक होप था। अगर उस समय पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम था, वह अगर खाली होता, क्योंकि देखो मैंने पीछे आपको बताया हुआ है कि पवित्र रोमन सम्राट का पद तो बहुत महत्वपूर्ण था। पहले मैंने ही बताया हुआ है, लेकिन अब मैं नैरेटिव थोड़ा चेंज करूंगा और आप लोग धीरे धीरे उसको अपने दिमाग में लाओगे। कैरोलिंजियन वंश, पहले कैरोलिंजियन वंश के शासक थे। वो कैरोलिंजियन वंश के शासक पहले पवित्र रोमन सम्राट के पद पर होते थे। पवित्र रोमन सम्राट, बाद में क्या हो कि पवित्र रोमन सम्राट एक सम्मानजनक हुआ तो सबसे प्रतिष्ठित राजवंश को दिया जाता था। आगे चलकर कैरोलिंजियन वंश का पतन हो गया था। जो घटना मैं भी आपको बता रहा हूँ, ये घटना है 16वीं सदी की। और कैरोलिंजियन वंश की सालमान की चर्चा हमने की थी, आपको याद होगा। और सालमान के दादा चार्ल्स मार्टिन की चर्चा की थी, जो टूर्स की लड़ाई में इस्लाम की सेना को हराया था। तो उसके वंश की प्रतिष्ठा काफी बढ़ गई थी। तो उसी का पुत्र सालमान था, जो बहुत बड़े साम्राज्य पर शासन करता था। तो रोम के पोप ने 800 ईस्वी में अपने हाथ से उसके माथे पर राज मुकुट रखा था और घोषित किया था कि आप पवित्र रोमन सम्राट हैं। ये सालमान की बात बता रहा हूं, लेकिन वो तो 8वीं सदी की बात थी। अब तो तुम आ गए 16वीं सदी, और जब आप 16वीं सदी में आ चुके हो तो अब तो कोई कंफ्यूजन की सच बात ही नहीं है। तो अब कैरोलिंजियन वंश का पतन हो गया था 9वीं सदी के बाद। तो अब एक नया राजवंश आया और उस राजवंश का शासक हुआ। अब एक नया प्रतिष्ठित राजवंश बना। और प्रतिष्ठित राजवंश क्यों बना? तो देखो, ये तो स्पेन तो इससे भी बड़ा है, मैंने थोड़ा छोटा खींच दिया। आप यूरोप के मानचित्र पर देखो तो ये स्पेन है। अब इसकी आप अगर जरा गौर करके आप देखिए, अब यहां पर आप आएंगे तो ये आपका हो जाएगा अफ्रीका, और ये क्षेत्र आ रहा है भूमध्य सागर का, याद होगा। यही जगह है जिब्राल्टर, आपको याद होगा जिब्राल्टर। यहां से आप जब आगे बढ़ेंगे तो आप चले जाएंगे अटलांटिक महासागर। अटलांटिक महासागर में स्पेन यही है। तो पहले क्या था, जो इस्लाम ने उत्तरी अफ्रीका पर कब्जा किया हुआ था इन क्षेत्रों पर, तो इसी में इस्लाम की सेना ने आगे बढ़कर दक्षिणी स्पेन को जीत लिया था। उसी समय एक वंश था जिसका नाम था हैब्सबर्ग वंश, जिसका नाम था हैब्सबर्ग वंश, और उसका शासक बना था, उसका शासक महत्वपूर्ण था, उसका नाम था फर्डिनेंड प्रथम। एक तो पहले नॉर्दर्न स्पेन था, वो 4 राज्यों में बटा हुआ था।
तो फर्डिनेंड था जिस राज्य से, और उधर एक राजकुमारी थी दूसरे राज्य से। अब नाम मैं बता के आपको टॉर्मेंट नहीं करना चाहता, लोड बढ़ जाएगा आपके ऊपर। वैसे अगर आप नाम जानना चाहते तो फर्डिनेंड का जो राज्य था उसका नाम था ओरेगान, ओरेगान राज्य था। और जो राजकुमारी थी उसका नाम था इसाबेला। वह फर्डिनेंड ओरेगान का था और इसाबेला कास्टाइल की थी। दोनों के बीच विवाह हुआ तो ओरेगान और कास्टाइल दोनों का एकीकरण हो गया, तो फर्डिनेंड की ताकत बढ़ गई। तो बाकी दो राज्यों को भी फर्डिनेंड ने जीत लिया, फर्डिनेंड फर्स्ट ने। अब फर्डिनेंड ताकतवर हो गया, पूरे नॉर्दर्न स्पेन पर वो शासन करने लगा। अब फर्डिनेंड प्रथम ने दक्षिण में बढ़ के इस्लाम की सेना को हराकर उसे खदेड़ कर पूरे स्पेन को यूनिफाई कर लिया। तो चूंकि अब हैब्सबर्ग वंश का शासक फर्डिनेंड प्रथम ने इस्लाम की सेना को हराया, तो आप पीछे जाइए। जैसे मैंने चार्ल्स मार्टिन के बारे में कहा था कि जब उसने इस्लाम की सेना को हराया था तो उसे इतनी प्रतिष्ठा उसके वंश की मिली थी। अब हैब्सबर्ग वंश को भी बहुत ज्यादा प्रतिष्ठा मिल गई, क्योंकि हैब्सबर्ग वंश ने भी तो हराया था इस्लाम की सेना को। तो फर्डिनेंड का जो वंशज था, यही फर्डिनेंड और उसकी रानी इसाबेला थी जिसने कोलंबस को फाइनेंस किया था भौगोलिक खोज के लिए और जो अमेरिका का पता लगा था। तो यही फर्डिनेंड था, उसका वंशज है हैब्सबर्ग वंश। हैब्सबर्ग वंश उसका नाम है। अब आप इसे दिमाग में रखिएगा, हैब्सबर्ग वंश। और उसने, हैब्सबर्ग वंश ने स्पेन पर उसमें शासन कर रहा है, और इसी वंश का शासक आगे ऑस्ट्रिया में भी स्थापित हो जाएगा। ऑस्ट्रिया है वहां भी स्थापित हो जाएगा। और यही ये जर्मन क्षेत्र, ये पवित्र रोमन साम्राज्य का केंद्रीय क्षेत्र, पवित्र रोमन साम्राज्य का, पवित्र रोमन साम्राज्य का। और ये पूरा जर्मन क्षेत्र इसी के मतलब प्रभाव क्षेत्र में आ जाएगा, क्योंकि पवित्र रोमन साम्राज्य का ही जर्मन क्षेत्र है, वो पवित्र रोमन साम्राज्य का हिस्सा था। तो यही हैब्सबर्ग वंश का जो शासक है वो पवित्र रोमन साम्राज्य पर, तो कभी स्पेन से शासन जाता था, कभी ऑस्ट्रिया से आता था। दोनों हैब्सबर्ग वंश का शासन स्पेन में था, ऑस्ट्रिया में था, और फिर इस क्षेत्र पर वो शासन करते थे। तो इस तरह से इन पर शासन चलता था हैब्सबर्ग वंश का, जो पवित्र रोमन सम्राट के पद पर थे। अब आ जाइए इस मुद्दे पर। जब मार्टिन लूथर ने विद्रोह किया तो पवित्र रोमन सम्राट तो सक्षम था, वो तो दबा देता, लेकिन उसमें पवित्र रोमन सम्राट फ्रांस के साथ एक युद्ध में उलझा हुआ था, वो फ्री नहीं था। तो मार्टिन लूथर का विद्रोह सफल हो गया। अब जर्मनी में मार्टिन लूथर ने विद्रोह किया विटेनबर्ग में। यहाँ पर एक और सुधारक खड़ा होगा, उसका नाम था काल्विन। काल्विन और काल्विन को पूंजीपतियों का सपोर्ट था। मार्टिन लूथर को सपोर्ट था जर्मन कुलीन वर्ग में भूमिधारियों का सपोर्ट था। भूमिधारियों का क्यों सपोर्ट था मैं आगे कारण बताऊंगा। एक दूसरा यहाँ पर सुधारक खड़ा हो जाएगा काल्विन। इधर स्विट्जरलैंड है, स्विट्जरलैंड इस क्षेत्र में है। तो स्विट्जरलैंड में एक सुधारक खड़ा हो जाएगा, उसका नाम है ज्यूंगली। जब मैं ज्यूरिक गया था तो ज्यूरिक में मैंने ज्यूंगली का बहुत बड़ा स्टैचू देखा था, ज्यूरिक शहर में। तब हमने उसको बुक में पढ़ते थे, ज्यूंगली का स्टैचू देखने का मौका मिला था, तो स्विट्जरलैंड का था। फिर इसके बाद जो प्रोटेस्टेंट है उसकी अलग अलग शाखाएं अलग अलग देशों में आ गई। जैसे ब्रिटेन में उसकी एक शाखा थी, प्रोटेस्टेंट के रूप में स्थापित हो गई। ये सब प्रोटेस्टेंट की एक शाखा थी जो ब्रिटेन में प्यूरिटन के रूप में स्थापित हो गई, फ्रांस में ह्यूजनॉट के रूप में स्थापित हो गई। सब प्रोटेस्टेंट की शाखा थी। तो पूरा यूरोप दो भाग में बट गया, रोमन कैथोलिक और प्रोटेस्टेंट। कुछ राज्य रोमन कैथोलिक रहे, कुछ प्रोटेस्टेंट रहे। अब देखिए, अब यहाँ पर ये प्रोटेस्टेंट आंदोलन है। अब पहले इसके कारण की हम जांच करते हैं कि इसका कारण क्या है। तो देखो मार्टिन लूथर ने क्या किया ये मैं बताता हूँ, इसका क्या करना था। बेसिक मार्टिन लूथर का जो विचार था वो क्या था, वो मैं बताना चाहता हूँ। देखिए, आपको मैं पीछे बता चुका हूं, पता नहीं आपको याद है, आई डोंट नो कि आपको याद है नहीं। अगर नहीं हुआ तो आपको मैंने स्टडी मटेरियल तो दिया ही हुआ है, आप बीच में रिवाइज करोगे तो। लेकिन मैं जब वर्ल्ड हिस्ट्री जब समाप्त करके जाऊंगा तो आप उससे भी ज्यादा उत्साह में मैं आपको देखना चाहूंगा जो आप लोग मॉडर्न हिस्ट्री में थे। हो जाएगा, वर्ल्ड हिस्ट्री में कॉन्फिडेंस आ रहा होगा आप लोगों को, मेरा विश्वास है, और आप अपने आप को कॉन्फिडेंट फील करोगे। अब मुझे आप फ्रांस की क्रांति तक पहुंचने तो फिर आपको बहुत क्लैरिटी आ जाएगी। तो मैं इसी क्रम में आपको बताता याद होगा कि पहले जो ईसा मसीह के बाद जो आरंभिक दो संत हुए थे, सेंट पॉल और सेंट अगस्टाइन, जिन्होंने कहा था कि आस्था व्यक्ति की मुक्ति का साधन है। लेकिन आगे चलकर दो संत आए, पीटर लोम्बार्ड और टॉमस एक्विनास। और पीटर लोम्बार्ड और टॉमस एक्विनास ने कहा कि नहीं, आस्था नहीं, अच्छे कार्य मोक्ष का मुक्ति का साधन है। और अच्छे कार्य का उन्होंने बड़ी संकीर्ण व्याख्या की थी, आपको याद होगा, पुरोहितवाद और संस्कारवाद। प्रत्येक ईसाई को एक पुरोहित का निर्देशन मानना चाहिए, और संस्कारवाद था कि प्रत्येक ईसाई को 7 संस्कारों का पालन करना चाहिए। आर यू रिकॉर्डिंग दिस थिंग और नॉट? आपने इस चीज को समझा नहीं? तो ये जो पुरोहितवाद और संस्कारवाद का जो विचार था, ये पुरोहितवाद और संस्कारवाद के विचार के आधार पर रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था कायम हुई। तो मार्टिन लूथर ने विद्रोह किया। तो मार्टिन लूथर का कहना था कि फिर ईसाई धर्म को आप पीटर लोम्बार्ड और टॉमस एक्विनास की शिक्षा से निकालकर पुराने सेंट पॉल और सेंट अगस्टाइन की शिक्षा में ले जाइए, क्योंकि वहां आप जाएंगे तो उनकी शिक्षा में चर्च नहीं है, चर्च की आवश्यकता नहीं है। वो तो कहते हैं कि मन चंगा तो कठौती में गंगा। आस्था आप अपने मन में ले आइए, आपको मुक्ति मिल जाएगी। ये पुरोहितवाद और संस्कारवाद का सब कुछ फैलाया हुआ पीटर लोम्बार्ड और टॉमस एक्विनास का है। तो इनका कहना है जब हमको ईसाई पंथ को पीछे ले जाना है और पीछे हमें उसको सेंट पॉल और सेंट अगस्टाइन की शिक्षा से जोड़ना है। अंकुर अच्छा सा आप हमको हिंट कर दीजिए कि इस पॉइंट को आप समझ गए हैं, क्योंकि आपका लिखा हुआ है, अन्यथा इस पॉइंट की आवश्यकता नहीं थी, आपका लिखा हुआ था। और आप इस पॉइंट को नहीं समझते तो फिर आपका मजा आना कम हो जाता। और मैं नहीं चाहता हूं कि आपकी पढ़ाई में किसी तरह का व्यवधान आए। तो मैंने सेंट पॉल, सेंट अगस्टाइन और पीटर लोम्बार्ड, पीटर और टॉमस एक्विनास की बात कही, तो आप लोग समझ पाए कि नहीं, थोड़ा हिंट कर देना, फिर मैं आगे बढ़ जाऊंगा। मिस्टर अंकुर, ठीक है, गुड। अब देखिए मैं आपको दूसरी दिशा में ले चलता हूं। जैसे अब इसमें इसके कारण क्या थे, चलिए हम बताते हैं। अब चलिए
आइए प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण की बात करते हैं। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण की बात करते हैं। इसका एक कारण है, इसको आप कहोगे धार्मिक कारण। तो धार्मिक कारण जरूर कारण है। धार्मिक कारण में क्या क्या है, इनमें धार्मिक बुराइयां क्या है? देखिए, बहुत तरह का भ्रष्टाचार है, भ्रष्टाचार, धार्मिक भ्रष्टाचार। जैसे क्या होता कि जो तथाकथित पादरी होते, तो पादरी के बारे में कहा जाता कि जब वह पादरी बनते थे तो उनको जीवन पर्यंत ब्रह्मचारी रहने की शपथ ली जाती कि वो ब्रह्मचारी रहेंगे और अपने आप को विषय वासना से दूर रखेंगे। लेकिन अब वो उसका पालन नहीं कर पाते थे, बल्कि वह नाजायज ढंग से अपनी पत्नियां भी रखते थे और अपने बच्चे भी पैदा करते थे। उसके बहुत सारे नाजायज बच्चे थे। अब मैंने क्या कहा पोप इनोसेंट अष्टम के बारे में, उनके 8 नाजायज बच्चे थे, तो कुछ भी हो कम से कम इनोसेंट तो नहीं होंगे, आप समझ ही सकते हो। तो इस कारण से उनकी बदनामी चर्च की हो रही थी। दूसरा क्या था कि सबसे, जिसको तुम भ्रष्टाचार आप कहते हो, भ्रष्टाचार की तो चरम स्थिति वह थी, उसको कहते हैं इंटेलिजेंस, अंग्रेजी में बोलते हैं, हिंदी में बोलते हैं बिक्री पत्र। अब ये बिक्री पत्र क्या होता था? जैसे उनका ये तर्क था, देखो कि देखिए हमने तो इतने सारे पुण्य कमाए हैं, तो जैसे आप पैसे कमाकर बैंक में रखते हो, उसी तरह जो हमने पुण्य कमाए हैं वो पुण्य बैंक में है। उनका कहना था कि पुण्य जो है वो बैंक में रखा। तो आप, उनका ये कहना है कि आप डिपॉजिट करिए, मतलब आप वहां जाइए और आप पैसा दीजिए, तो हम आपको उसी पुण्य का एक पार्ट लिख कर दे देंगे। तो उस पेपर को आप रख लीजिए, तो मरने के बाद सीधा आपको हेवन मिलेगा, स्वर्ग मिलेगा, क्योंकि आपने उस धर्म का मैंने एक पार्ट आपको दे दिया। ये तो आप समझ सकते हैं, तो मूर्ख बनाने वाली बात होगी। तो भ्रष्टाचार की पराकाष्ठा है कि हम पुण्य कर रहे हैं और हमारा जमा है, उसमें से एक पार्ट आपको दे दिया, बदले में आप हमको पैसे दे दीजिए। और इस तरह की जो मुक्ति पत्र की बिक्री है वो जर्मनी में खुलकर कर रहे थे, खासकर क्योंकि वहां पर कोई मजबूत राजतंत्र नहीं था। बाकी जगहों पर शक्तिशाली राजतंत्र भी स्थापित हो रहा था सामंतवाद के कब्र पर, तो वहां इनकी बहुत दाल नहीं गल पाती थी। लेकिन जर्मनी में उस तरह का कोई शक्तिशाली राजतंत्र नहीं था, तो वहां पर ये ज्यादा मनमाना कर रहे थे, मनमानी कर रहे थे। तो इस तरह से उन्होंने बिक्री पत्र की बात की। तो अब इस कारण से लोगों में असंतोष था। लेकिन माय स्टूडेंट्स, यहाँ पर एक बड़ा पेज है। पेज क्या है? अगर धार्मिक कारण ही बड़ा कारण होता, तब तो रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के अंतर्गत सुधार की प्रक्रिया वैसे ही आरंभ हो गया था, प्रति धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से। प्रति धर्म सुधार आंदोलन के माध्यम से, काउंटर रिफॉर्मेशन के माध्यम से रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के अंतर्गत सुधार की प्रक्रिया पहले से ही आरंभ हो गई थी। अगर मार्टिन लूथर विद्रोह नहीं भी करते तो भी सुधार की प्रक्रिया चलती रहती। इसी पर तो किसी आलोचक ने कहा है कि अगर मार्टिन लूथर मर भी गया होता तो अभी धर्म सुधार आंदोलन होता। मतलब ऐसा नहीं कि धर्म सुधार आंदोलन तब नहीं होता, अगर मार्टिन लूथर मर भी गया होता तो अभी धर्म सुधार आंदोलन होता। मतलब मार्टिन लूथर इसमें कोई बहुत महत्वपूर्ण काम नहीं किया, क्योंकि हाँ काम किया है सॉरी, लेकिन मार्टिन लूथर अगर नहीं भी होता तो अभी धर्म आंदोलन चल रहा होता। तो मार्टिन लूथर को विद्रोह करने की आवश्यकता क्यों है? तो समकालीन आर्थिक और राजनीतिक कारक। आर्थिक कारक क्या है? आर्थिक कारक क्या है? तो अब आर्थिक कारक देखो, आर्थिक कारक में मैं कितना काम बताऊं? कहोगे तो 2 बताऊं या कहो तो 3 बताऊं? चलो 3 बता देता हूं आपको। देखिए, आर्थिक कारक में एक है कि जैसे रोमन कैथोलिक चर्च बार बार इस बात की आलोचना करता था कि व्यापारी को, यानी उसको कहता था कि लोगों को मुनाफा ज्यादा नहीं लेना चाहिए और ब्याज नहीं लेना चाहिए। लेकिन एक बात बताइए, अगर व्यापारी वर्ग ब्याज नहीं लेगा और मुनाफा नहीं लेगा तो बिजनेस कैसे चलेगा? घोड़ा अगर घास से दोस्ती कर लेगा तो क्या खाएगा, आप ही बताइए। तो घोड़ा घास वाली कहावत यहाँ चरितार्थ हो रही थी। तो जाहिर है कि व्यापारी वर्ग को रोमन कैथोलिक चर्च से विलगाव होने लगा। और उसी समय जो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट आया, तो प्रोटेस्टेंट मूवमेंट ने महाजन सूद लेना यानी ब्याज लेना और मुनाफा लेना को नैतिक और जायज करार दिया। तो इसका मतलब है कि जो उभरता हुआ पूंजीपति वर्ग था, उसमें जो व्यावसायिक क्रांति का उभर रहा था, उस पूंजीपति वर्ग का समर्थन प्रोटेस्टेंट धर्म को मिल गया। अब मैं स्टूडेंट, आप मेरे स्टूडेंट, मेरे स्टडी मटेरियल में आपने एक थिंकर का नाम पढ़ा होगा। आपने पढ़ा होगा जर्मन समाजशास्त्री, याद करिए आपने जर्मन समाजशास्त्री मैसेवर, टेम्परेचर कितना है उनको, जर्मन समाजशास्त्री मैसेवर के बारे में पढ़ा होगा। और जो मैसेवर है, वो मैसेवर ने एक रचना लिखी। वो रचना का नाम है प्रोटेस्टेंट एथिक्स एंड स्पिरिट ऑफ कैपिटलिज्म। आप जानते हो मैसेवर की क्या थियरी है? वो भारत के संदर्भ में बोल जाता है। इन कार्ल मार्क्स और मैसेवर ने जो भी कहा है ना, उसको हम लोग बहुत स्वीकृत नहीं करते। हम लोग मान के चलते हैं कि भाई देखिए, ये जो बोला है वो यूरोप के, मतलब हम लोगों के समाज के संदर्भ में उचित है। उसने कहा कि यूरोप में जो पूंजीवाद आया वो प्रोटेस्टेंट पंथ के कारण आया, क्योंकि प्रोटेस्टेंट पंथ में वह आर्थिक तक्षशिलता थी, जो आर्थिक तक्षशिलता के कारण वहां पर पूंजीवाद आया। और इसी क्रम में आगे चलकर भारतीय धार्मिक पंथों की आलोचना करते हुए कहा कि भारत में जितने भी धार्मिक पंथ हैं, चाहे वो
ब्राह्मण पंथ हो, बौद्ध पंथ हो, जैन पंथ हो या इस्लाम हो, उसमें वो आर्थिक तर्कशीलता है ही नहीं कि भारत में पूंजीवाद है। हम लोग इस थियरी को नहीं मानते हैं, ये थियरी को हम लोग एक्सेप्ट नहीं करते। तो ये है मैसेवर का नाम। आगे मैं कभी भी आपसे पूछूंगा कि मैसेवर ने पूंजीवाद के बारे में क्या कहा। यहाँ पर कुल मिलाकर आप देखते हैं कि पॉइंट नंबर फर्स्ट आपको बताता है कि व्यापारी वर्ग या उभरते हुए पूंजीपति वर्ग के समर्थन मिला प्रोटेस्टेंट पंथ को, जिस कारण से मतलब, और यही वर्ग है जो विद्रोह चाहता था, प्रोटेस्टेंट का विद्रोह चाहता था, क्योंकि इस वर्ग को उससे फायदा था, इसके व्यापार में फायदा था, महाजनी और मुनाफाखोरी को उचित करार दिया जाता। दूसरा देखो, दूसरी वजह है, मैंने जर्मन कुलीन वर्ग के बारे में आपको बताया था कि जर्मन कुलीन वर्ग ने मार्टिन लूथर को सपोर्ट क्यों किया। यही पर मैंने कहा था कि आप इंतजार करिए। देखिए मैंने आपको क्या कहा कि चर्च तो लैंड होल्डर भी था, चर्च के पास एक बड़ी भूमि संपदा होती थी चर्च के पास, और जर्मनी में क्या था कि जो बेस्ट क्वालिटी ऑफ लैंड था वो चर्च के पास था। तो चूंकि जर्मनी में बेस्ट क्वालिटी ऑफ लैंड चर्च के पास था, और उधर मिनर प्रणाली कृषि दासता मैं आपको समझा ही चुका हूं सामंतवाद में, तो कृषि दासता टूटने से जो पूंजीपति वर्ग है उसकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी। तो चूंकि उनकी आर्थिक स्थिति खराब हो चुकी थी, तो वो चाहते थे कि हम किसी तरह से चर्च की भूमि पर कब्जा कर लें। तो मार्टिन लूथर के विद्रोह करने से कुलीन वर्ग को फायदा था, क्योंकि अगर मार्टिन लूथर विद्रोह किया तो उसका फायदा उठाकर जर्मन कुलीनों ने चर्च की बेहतर भूमि पर कब्जा करके अपनी गरीबी से छुटकारा पा लिया। इसीलिए कुलीन वर्ग का समर्थन मार्टिन लूथर के विद्रोह को मिला था। ओके, अब तीसरा कहोगे तो मैं तीसरा एक और तरीका बताता हूं, तीसरा बताता हूं। अब तीसरा क्या है, तो मैंने आपको सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था या यूरोपीय चर्च व्यवस्था तो बताया हुआ है। ये है रोम और ये है क्षेत्रीय चर्च। ओके, तो क्या है कि जो क्षेत्रीय चर्च होते थे वह लोकल लोगों पर टैक्स लगाते थे, और टैक्स का तो कई नाम थे, लेकिन जो सबसे इंपॉर्टेंट टैक्स था उसको टाइथ बोलते थे। टाइथ नामक टैक्स लोगों पर कर लगाते थे, और टाइथ लगाने से जो पैसे की वसूली होती थी, कर की वसूली होती थी, उससे वो अपना लोकल चर्च का खर्च चलाते थे। और लोकल चर्च का खर्च चलाने के बाद जो एक्स्ट्रा रकम है, तो लोकल चर्च को चलाने के बाद, तो लोकल खर्च चलाने के बाद जो अतिरिक्त रकम है, वो अतिरिक्त रकम केंद्रीय खजाने में भेजते थे। सॉरी, अतिरिक्त रकम वे रोम को ट्रांसफर कर देते थे। ये बहुत समय से चला रहा था, लेकिन उस समय क्या था कि राष्ट्रवाद की चेतना धीरे धीरे विकसित हो रही थी। चूंकि राष्ट्रवाद की चेतना विकसित हो रही थी, तो अब अलग अलग क्षेत्रीय चर्च के द्वारा जो मनी का ट्रांसफर रोम को किया जा रहा था, तो अन्य क्षेत्रों को इस बात की आपत्ति थी कि भाई आप हमारा धन हमारे यहां से लेकर रोम को क्यों हस्तांतरित करें। तो उनको इस बात की गहरी शिकायत थी कि हमारे धन का हस्तांतरण रोम को किया जा रहा है किसी न किसी। तो इसलिए आप देखोगे कि जो मार्टिन लूथर है, वो मार्टिन लूथर का जो विद्रोह हुआ या जिमली का विद्रोह हुआ, वो इसलिए हुआ कि लोकल पीपल को इस बात का कष्ट था कि हमारे यहां से धन रोम को क्यों ट्रांसफर हो रहा है। तो यह इकोनॉमिक कारण इनकी थी। अब आप अगर हमें देखो, ये कारण को हमने वर्णन नहीं किया, शायद हमने ये कारण आपको मैटर केवल जर्मन समाजशास्त्री वाला भी दिया है। तो थोड़ा सा हमको अगर ओके कर दे तो हम आगे बढ़े, या फिर आपको कोई हेल्प चाहिए तो बोलिए। हमको जरा पूछो हमारे स्टूडेंट से। तो मैं स्टूडेंट्स, ये बेसिक तुम्हारा फंडा है जो ये है, और मैं समझता हूं कि इसके बाद आपको कोई ज्यादा दिक्कतें नहीं होंगी, आप उसको देख सकते हो। और बस तो आप, अब मैं आपको किधर ले चलो, हो गया। तो ये तो हुआ आर्थिक कारण। अब मैं आपको बताता हूं दूसरा, ये तो आर्थिक फैक्टर, दूसरा है राजनीतिक कारक। राजनीतिक कारक क्या है, देखो राजनीतिक कारक ये है कि यूरोप में तुम देख रहे हो कि राष्ट्रवाद का विकास होना है। राष्ट्रवाद का, इसको यहां से नहीं दिखेगा आपको, मैं इसको ऐसा करता हूं, ऊपर भेजता हूं। अब देखो, यूरोप में राष्ट्रवाद का विकास हो रहा है। ओके, और यहाँ सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था। यहाँ रोम में चर्च है, और ये अखिल यूरोपीय चर्च है, उसकी क्षेत्रीय शाखा विभिन्न क्षेत्रों में। उधर क्या है कि धीरे धीरे जो सामंतवाद का पतन तो हो चुका है, पहले सामंतवाद था, वो भी एक अखिल यूरोपीय संगठन था, और जो यूरोपीय चर्च व्यवस्था भी पूरे यूरोप में फैली हुई। अब देखिए, जब इस तरह से अखिल यूरोपीय संस्था हो फैली हुई, तो उसको राष्ट्र की सीमा आप कैसे खींच सकते हो। जैसे आप अगर धरती माता के पुत्र हैं तो अपनी माता के पुत्र नहीं, नेचुरली, क्योंकि आप पूरे धरती माता के हैं तो अपनी माता के कैसे हो पाएंगे। तो राष्ट्र बनने के लिए आपको थोड़ा संकीर्ण बनना पड़ेगा, और ये अखिल यूरोपीय संस्था है, पूरे यूरोप में फैली हुई है। उसमें जो महत्वाकांक्षी शासक, जब सामंतवाद का पतन हो रहा है, तो सामंतवाद के कब्र से वो अपने राष्ट्रीय सीमा को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय चर्च आ रहा है, और क्षेत्रीय चर्च मनन में फैली हुई है। उसमें जो महत्वाकांक्षी शासक, जब सामंतवाद का पतन हो रहा है, तो सामंतवाद के कब्र से वो अपने राष्ट्रीय सीमा को खींचने की कोशिश कर रहे हैं, तो क्षेत्रीय चर्च आ रहा है, और क्षेत्रीय चर्च मना कर रहा है, बोल रहा है कि हम आपके अधीन नहीं है, हम तो आपसे स्वतंत्र हैं, हम तो रोम के अधीन हैं, आप हमको कैसे डोमिनेट कर सकते हो। मुद्दा यह है कि अब राष्ट्र बनेगा कैसे जब तक क्षेत्रीय चर्च राजनीतिक शक्ति के अधीन नहीं होती।
तो फिर वही डुअल सॉवरेनिटी वाली बात हो जाएगी, दोहरी संप्रभुता वाली बात हो जाएगी। आप ही बताइए राष्ट्र कैसे बने। इसलिए यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक भी परेशान थे, उनको ऐसा लग रहा था कि अगर राष्ट्र बनना है तो फिर क्षेत्रीय चर्च को राज्य के अधीन करना आवश्यक है, और वैसे क्षेत्रीय चर्च को हम राज्य के अधीन तो कर नहीं सकते, हम तभी कर सकते हैं जब हम रोम के साथ हमारा संबंध टूटेगा, और वो तभी टूटेगा जब विद्रोह होगा। विद्रोह होगा तो उस विद्रोह का फायदा उठाकर जो महत्वाकांक्षी शासक हैं वो अपने क्षेत्रीय चर्च को रोम से अलग करके अपना एक राष्ट्रीय चर्च बना लेंगे, जो ब्रिटेन में भी हुआ, बाकी जगहों पर भी हुआ। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं, डेनमार्क, स्वीडन, बाकी जगहों पर भी हुआ। तो मैं आपको यह बताना चाहता हूं कि जो महत्वाकांक्षी शासक हैं वह भी कहीं ना कहीं प्रोटेस्टेंट मूवमेंट को जानबूझकर प्रोत्साहन दे रहे हैं। तो धार्मिक कारण से ज्यादा निर्णायक कारण हो गया आर्थिक और राजनीतिक कारण। इसलिए किसी आलोचक ने कहा कि मार्टिन लूथर अपने पढ़ने में भी मर गया होता तो भी धर्म आंदोलन होता। धर्म सुधार आंदोलन इसलिए होता, केवल धार्मिक भ्रष्टाचार के कारण नहीं होता, क्योंकि केवल धार्मिक भ्रष्टाचार के कारण होता तो वैसे भी रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के अंतर्गत धर्म सुधार की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। तो मार्टिन लूथर को आखिर विद्रोह क्यों करना पड़ा? ये आर्थिक और राजनीतिक कारण से, ये मैं आपको बताना चाहता। तो अगर यहां तक आप क्लियर हो गए होंगे तो मैं फिर आगे बढ़ूंगा। मिस्टर अंकुर, अब इनसे पूछ लीजिए कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन, उसके कारण और बाकी सब कुछ समझ गए? तानिया, तुमने क्या क्वेश्चन कर दिया? अभी अभी तुम लोग बिल्कुल ही क्लीन चिट आ रहे थे और मैं अच्छे ढंग से आपको समझा रहा था, और बीच में आप तानिया, ये प्रश्न से तो लगता है कि आप धर्म आंदोलन समझ ही नहीं पाए हो। देखो, पहले मैं आपको यूरोपीय संगठन पहले, इसलिए तानिया मेरा रिक्वेस्ट एक ही है, अपने आप को तुम में से कोई कमजोर नहीं समझेगा। तुम लोगों को देखना मैं कितने अच्छे ढंग से आवश्यक चीजें याद करवा देता हूँ, और इससे आप तुम्हारा बाकी विषय कितना सुलझ जाता है, क्योंकि यार तुम्हारे लिए आई ओपनर हो जाएगा। यही से आपको यूरोप में संविधानवाद हर कुछ समझने का मौका मिलेगा। देखो मैं बताता हूँ, ये देखो, ये है यूरोप। इसमें 3 अखिल यूरोपीय संस्था है। एक संस्था है सामंतवाद। तो सामंतवाद पूरे यूरोप में फैला हुआ था। क्यों? क्योंकि देखो, अब उसमें राष्ट्र जैसी चीज नहीं थी। पूरे यूरोप में अलग अलग सामंती क्षेत्र थे। एक सामंत है, उसका एक जागीर यहाँ है, वहां है, वहां है, तो बड़ी देर में तो एक तरह से ये पूरा यूरोप जागीर की तरफ फैला हुआ था। दूसरा क्या था? दूसरा था ये सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, जिसमें रोम, मैंने आपको बताया कि पीटर लोम्बार्डो और टॉमस एक्विनास की शिक्षा पर था। और पवित्र रोमन साम्राज्य तो राजनीतिक शक्ति था, वो तो साम्राज्य था जो पूरे मध्य यूरोप में, मैंने तुमको बहुत पहले पवित्र रोमन साम्राज्य बताया हुआ है, ये 79 पर है तुम्हारा, मैं तुमको बताता हूं। तुमको मैंने पवित्र रोमन साम्राज्य, देखो ये है पवित्र रोमन साम्राज्य। ये तो सार्लमान का साम्राज्य था, ये देखो पूरे यूरोप में ऐसे फैला हुआ था। बाद में हैब्सबर्ग वंश का शासन हो गया। ये पवित्र रोमन साम्राज्य है। और चर्च व्यवस्था का तो मतलब है कि यूरोप के सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय चर्च, उसका हेडक्वार्टर रोम है। तो दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। पवित्र रोमन साम्राज्य, हाँ, पवित्र रोमन साम्राज्य चर्च व्यवस्था का रक्षक है, उसका प्रोटेक्टर है। अंकुर, एनी प्रॉब्लम था? तो मैंने इसको दिया प्लस अपने स्वरूप में आर्गुमेंटेटिव है। इसमें पहले अपने झुकाव को स्पष्ट करना है। इसमें कीवर्ड है महज धार्मिक कार्य। क्या ये महज धार्मिक कार्य? डेफिनेटली नहीं। प्रोटेस्टेंट और रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह यूरोप में फैला हुआ था। क्यों? क्योंकि देखो, अब उसमें राष्ट्र जैसी चीज नहीं थी। पूरे यूरोप में अलग अलग सामंती क्षेत्र थे। एक सामंत है, उसका एक जागीर यहाँ है, वहां है, वहां है, तो बड़ी देर में तो एक तरह से ये पूरा यूरोप जागीर की तरफ फैला हुआ था। दूसरा क्या था? दूसरा था ये सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था, इसमें रोम, मैंने आपको बताया कि पीटर लोम्बार्डो और टॉमस एक्विनास की शिक्षा पर था। और पवित्र रोमन साम्राज्य तो राजनीतिक शक्ति था, वो तो साम्राज्य था जो पूरे मध्य यूरोप में, मैंने तुमको बहुत पहले पवित्र रोमन साम्राज्य बताया हुआ है, ये 79 पर है तुम्हारा, मैं तुमको बताता हूँ। तुमको मैंने पवित्र रोमन साम्राज्य, देखो ये है पवित्र रोमन साम्राज्य। ये तो सार्लमान का साम्राज्य था, ये देखो पूरे यूरोप में ऐसे फैला हुआ था। बाद में हैब्सबर्ग वंश का शासन हो गया। ये पवित्र रोमन साम्राज्य है। और चर्च व्यवस्था का तो मतलब है कि यूरोप के सभी क्षेत्रों में क्षेत्रीय चर्च, उसका हेडक्वार्टर रोम है। तो दोनों एकदम अलग अलग चीजें हैं। पवित्र रोमन साम्राज्य, हाँ, पवित्र रोमन साम्राज्य चर्च व्यवस्था का रक्षक है, उसका प्रोटेक्टर है। अंकुर, एनी प्रॉब्लम? मैं स्टूडेंट्स, अब वहां तक अगर तुम समझ गए हो कि जहां तक मैंने धर्म आंदोलन, प्रोटेस्टेंट आंदोलन समझाया हूं, तो फिर मैं आगे बढ़ूंगा। आप यहां तक बताइए। पुनर्जागरण आपको समझा दिया, धर्म आंदोलन यहां समझा दिया मैंने। तो मैंने अब इसका परिणाम क्या होगा? राष्ट्रीय राज्य का उद्भव होगा। इसे पूंजीवादी प्रोत्साहन देगा, क्योंकि महादी मुनाफाखोरी को एक्सेप्ट किया है, तो पूंजीवाद को भी प्रोत्साहन मिलेगा और राष्ट्रीय राज्य का भी उद्भव होगा। तो ये दोनों चीज आपको देखने को यहां मौका मिलेगा। अब एक प्रश्न मैंने दिया, क्या प्रोटेस्टेंट आंदोलन धार्मिक कार्य के ऊपर था? क्या प्रोटेस्टेंट आंदोलन धार्मिक कार्य के ऊपर था? तो मैंने इसको दिया, प्रश्न अपने स्वरूप में आर्गुमेंटेटिव है। इसमें पहले अपने झुकाव को स्पष्ट करना है। इसमें कीवर्ड है महज धार्मिक कार्य। क्या ये महज धार्मिक कार्य? डेफिनेटली नहीं। प्रोटेस्टेंट आंदोलन रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था के विरुद्ध विद्रोह था। इसमें धार्मिक कारक की निश्चय ही भूमिका रही थी। कहा जाता है कि रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था में अनेक प्रकार के धार्मिक भ्रष्टाचार विद्यमान था, ब्रह्मचर्य रहने की शपथ का उल्लंघन, मुक्ति पद की बिक्री आदि। परंतु
परंतु यह भी सत्य है कि प्रतिध्वंस आंदोलन काउंटर रिफॉर्मेशन के प्रभाव में चर्च के अंतर्गत आर्थिक सुधार की प्रक्रिया आरंभ हो गई थी। अतः प्रोटेस्टेंट आंदोलन नहीं भी होता तो भी सुधार संभव था। फिर भी अगर प्रोटेस्टेंट आंदोलन घटित हुआ तो इसका मुख्य कारण आर्थिक एवं राजनीतिक था। आर्थिक कारण, व्यापार की प्रगति के लिए महाजनी एवं मुनाफाखोरी की स्वीकृति आवश्यक थी, जबकि रोमन कैथोलिक चर्च उनकी आलोचना कर रहा था, इसे व्यापारी वर्ग का प्रोटेस्टेंटों को मिला। ये कारण दे दिया है। अब राजनीतिक आर्थिक में मैंने एक ही कारण दिया है, राजनीतिक कारक, राष्ट्रीय राज्य के निर्माण के लिए क्षत्रिय चर्च का राज्य के अधीन किया जाना आवश्यक था। इसे प्रोटेस्टेंट आंदोलन ने आसान बना दिया। फिर यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों ने इसका फायदा अपने पक्ष में उठाया। अतः हम कह सकते हैं कि प्रोटेस्टेंट आंदोलन में निर्णायक भूमिका आर्थिक राजनीतिक कारकों ने निभाई। ओके, अब वाणिज्यवाद का उद्भव। वाणिज्यवाद क्या है वो तो आप लोगों ने समझ लिया होगा। और देखो तो मेंटली अलर्ट हो जाना, और मैं आपको बता रहा हूं, बिल्कुल याद ही करवा देता हूं, कोई दिक्कत नहीं। वाणिज्यवाद, अंग्रेजी में इसको कहते हैं मर्केंटिलिज्म। देखो नॉर्मली क्या होता है कि जब आप लोग अध्ययन करते हो वाणिज्यवाद या वाणिज्यवाद शब्द सुनते हो, उसमें कंफ्यूजन की संभावना आती है। कंफ्यूजन यह है कि वाणिज्यवाद का मतलब व्यापार नहीं है, व्यापार है, लेकिन व्यावसायिक क्रांति और वाणिज्यवाद में अंतर है। अंतर क्या है कि 17वीं सदी तक आकर, ये 17वीं सदी तक आकर, 16वीं 17वीं सदी का, तो 16वीं 17वीं सदी तक आकर क्या हुआ कि पहले 16वीं एवं 17वीं सदी, आप लोग धैर्य से देखते जाना, मैं आपको बिल्कुल समझा देता हूं। देखो जैसे व्यावसायिक क्रांति, तो व्यावसायिक क्रांति का मतलब हुआ कि एक क्षेत्र से वस्तु ले जाकर दूसरे क्षेत्र में बेचकर मुनाफा कमाना, बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनियां स्थापित हुई। इसका लाभ व्यापारियों को मिला, व्यापारियों ने बड़ी बड़ी व्यापारिक कंपनी फॉर्म की। ओके, और एक क्षेत्र से दूसरे क्षेत्र में व्यापार करने लगे। अब क्या हुआ कि उसी समय सामंतवाद के कब्र से राजतंत्र का उद्भव हो रहा था। सामंतवाद के कब्र से राजतंत्र का, मोनार्की का उद्भव हो रहा था। मैंने आपको पिछले क्लास में सामंतवाद से राजतंत्र का उद्भव बताया, याद होगा। मैंने आपको बताया था कि देखो ये राजा था, ये ड्यूक था यानी लॉर्ड, ये बैरन था, ये नाइट था। जब ये कृषि दास्ता कमजोर हुई, तो कृषि दास्ता के कमजोर होने के बाद ये पद्धति जो टूटी, तो इसका फायदा उठा के अपनी शक्ति को स्थापित कर रहा है। इसके साथ एक ही दिक्कत है कि पहले प्रजा से डायरेक्ट कर लेता था, अब प्रजा से डायरेक्ट कर इसलिए नहीं ले पाता था क्योंकि बीच में यही देखो लॉर्ड है, बैरन है, नाइट है, तो ऐसे बिचौलिए हो गए। तो इन बिचौलियों के कारण वो अपने प्रजा से डायरेक्ट कर नहीं ले पाता था, और जब प्रजा से डायरेक्ट कर नहीं लेता तो ऐसी स्थिति में फिर दिक्कतें आ जाती थी। दिक्कतें यह आती थी कि उसके पास उतना संसाधन नहीं होता कि वो अपनी सेना रख पाता, अपनी नौकरशाही बना पाता, तो अपने सामंतों की नौकरशाही पर निर्भर था। अब जब ये अपनी ताकत को पुनर्स्थापित करने की कोशिश कर रहा था, तो इसको चाहिए सेना एवं नौकरशाही, और सेना और नौकरशाही के लिए इसको चाहिए कर। कर होगा, मिलेगा तभी होगा। और कर का मतलब है कि प्रजा पर सीधा कर, तो प्रजा पर इसने सीधा कर लगाया। पहले क्या था कि मध्यस्थ बिचौलिए उसको पैसा देते थे, अभी डायरेक्ट पीपुल से पैसा लेना शुरू किया। लेकिन अब मान लो पीपुल के पास या देश में अगर संसाधन हो तभी तो उसको कर मिलेगा, अगर देश में संसाधन ही नहीं हो तो कर कैसे मिलेगा। अब इसके दिमाग में योजना आई कि व्यावसायिक क्रांति तो चल ही रही थी, तो अब लगा यूरोपीय राजा जो शासक थे वो नए नए क्षेत्र में उपनिवेश स्थापित करने और अपने व्यापारियों को प्रोत्साहित करने लगे। क्योंकि उस समय मैंने आपको एक बात बताई थी कि जो राजतंत्र है, तो राजतंत्र सामंतवाद के कब्र से राजतंत्र का उद्भव हो रहा है। तो पहले तो वही राजतंत्र सामंतों पर डिपेंड करता था, अब जब वो उभर रहा है तो वो उसको सामंत इस बात को पसंद नहीं कर रहे, सामंत की शक्ति टूट रही है, लेकिन सामंत इस बात को पसंद नहीं कर रहे हैं कि राजा पावरफुल हो जाए, तो बीच में अवरोध डालने की कोशिश कर रहे हैं। तो राजा उनको दबा रहा है, और दबाना इसलिए संभव हो रहा है कि राजा के पास संसाधन आ रहा है। अब इस काल में तोप खाने का विकास हो गया। पहले क्या था कि सामंतों के पास बड़े बड़े किले होते थे, और फिर किले ही नहीं होते थे, सामंतों ये पूरी जो युद्ध पद्धति है, उस युद्ध पद्धति पर सामंतों का एक अधिकार होता था, सामंतों के अपने किले होते थे। तो अब राजा उनको कुछ करने, लेकिन अब तोप खाने आ गए, तो आर्टिलरी, तो तोप खाने से, कैनन्स के माध्यम से उनके किले को तोड़ सकते थे, उनके भूभाग पर कब्जा कर सकते थे। तो अब क्या हुआ कि अब वहां किंग का फाइट चल रहा है सामंतों को दबाने के लिए। तो किंग को ज्यादा से ज्यादा संसाधन चाहिए, सेना भी, अपनी सेना भी स्थापित कर चुका है, नौकरशाही भी स्थापित कर रहा है, कर बढ़ाने का प्रयत्न कर रहा है। तो उस समय जो व्यापारी वर्ग या मध्य वर्ग, वही तो मध्य वर्ग आपको पता है, वह किंग चाह रहा है कि मध्य वर्ग उसका सपोर्ट करे, तो मध्य वर्ग उसका सपोर्ट में खड़ा होता है, यानी किंग के और मध्य वर्ग के बीच एक एलायंस जैसा बन जाता है। किसके विरुद्ध? तो कुलीन वर्ग के विरुद्ध और चर्च के विरुद्ध। चर्च के लिए इसलिए कि राजा उस समय चर्च को अपने अधीन ला रहा है, सामंतों को भी दबा रहा है। तो अभी किंग का फाइट चर्च से भी चल रहा है और सामंतों से भी चल रहा है, अपने आप को स्थापित करने के लिए, और उसमें वो मध्य वर्ग का सपोर्ट ले रहा है। मध्य वर्ग मतलब वही व्यापारी वर्ग, और मध्य वर्ग सपोर्ट नहीं कर रहा है उसको। ओके, तो मध्य वर्ग का सपोर्ट उसको मिला। अब यही जो व्यापारी वर्ग या मध्य वर्ग है, वह एक तरफ किंग को सपोर्ट कर रहा है, परंतु किंग दूसरी तरफ नए नए क्षेत्रों में चूंकि उपनिवेश बना रहा, व्यापार का विस्तार कर रहा, तो उससे व्यापारी वर्ग को फायदा है, क्योंकि अब कुलीनों की ताकत टूटेगी, उससे व्यापारी वर्ग को फायदा है। क्यों? अब देखो, अब जैसे एक राष्ट्र हो जाएगा, सोचो, तो एक राष्ट्र अगर हो जाएगा, संगठित राष्ट्र होगा, तो एक ही जगह पर व्यापारी को चुंगी देनी पड़ेगी। अभी तो व्यापारी को जगह जगह, जो कुलीन सामंत, तो जगह जगह चुंगी हाउस स्थापित कर लेते हैं ऐसे। अब चुंगी हाउस स्थापित कर लिए तो एक ही व्यापारी को 10 जगह 8 जगह चुंगी देनी पड़ती। तो एक अगर मजबूत राजतंत्र होगा और एक राष्ट्र को की सीमा को स्थापित कर देगा, तो उससे क्या होगा, सामंतों को कुचलने से लाभ है।
व्यापारी वर्ग को यानी मध्य वर्ग को, और चर्च के दबने से भी व्यापारी वर्ग या मध्य वर्ग को लाभ है। तो इस लाभ के कारण वो राजतंत्र के पास खींच कर आ गया। लेकिन राजतंत्र अपने लाभ के लिए क्या कर रहा है कि पूरे व्यापार को अपने राजनीतिक हित में मोड़ दिया है, राजनीतिक हित में, क्योंकि उसको सेना चाहिए, उसको नौकरशाही चाहिए, तो चाहता है कि राष्ट्र के पास ज्यादा संसाधन हो। तो राष्ट्र के पास संसाधन तब होगा जब राष्ट्र कीमती धातु का संग्रह करेगा, कीमती धातु को बचा कर रखेगा, निर्यात ज्यादा करेगा, आयात कम करेगा। तो ये अब चीन व्यापारियों पर दबाव डाल रहा है कि निर्यात बढ़ाओ और आयात कम करो, इकोनॉमी को प्रोत्साहन भी दे रहा है, व्यापारियों को नियंत्रित भी कर रहा है। तो इस तरह से वाणिज्यवाद क्या है? तो वाणिज्यवाद राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित एक आर्थिक कार्यक्रम है। जो वाणिज्यवाद है वो राजनीतिक उद्देश्य से प्रेरित एक आर्थिक कार्यक्रम है, आपको परिभाषा में मिलेगा, जिसका उद्देश्य है राज्य एवं राजतंत्र को शक्तिशाली बनाना। वो चाहता है पूरे व्यावसायिक क्रांति में अपने फेवर में खींच ले। तो पहले जो व्यावसायिक क्रांति थी तो व्यापारी वर्ग के पक्ष में काम करता था, अब राजतंत्र ने व्यावसायिक क्रांति को अपने पक्ष में खींचने का प्रयत्न कर रहा था। तो कहोगे व्यापारी वर्ग बर्दाश्त क्यों कर रहा था? क्योंकि इसलिए कर रहा था कि उसको कुलीन वर्ग और चर्च के भी तो राजतंत्र के समर्थन की जरूरत उसको थी, क्योंकि राजतंत्र से उसको बहुत सारा फायदा भी था। तो राजतंत्र और मध्य वर्ग के बीच का जो टाइमली गठबंधन है ना, यही वाणिज्यवाद है। और वाणिज्यवाद व्यावसायिक क्रांति से इस रूप में अलग है कि व्यावसायिक क्रांति का फायदा व्यापारी वर्ग या मध्य वर्ग को मिल रहा था, लेकिन अब इस व्यावसायिक क्रांति का फायदा राजतंत्र उठाने लगा। यही दोनों के बीच फर्क है। अब मैं स्टूडेंट्स आपको हिंट देना पड़ेगा कि आप यहां तक क्लियर हुए या नहीं हुए। अंकुर, आस्क माय स्टूडेंट्स, उनसे पूछिए यह पॉइंट उनका क्लियर हुआ कि नहीं। प्लीज बी फास्ट। क्लियर हो? इसी को कहते हैं वाणिज्यवाद। अब देखो वाणिज्यवाद का बल किन किन पर है, मैं आपको बताना चाहता हूं। जो वाणिज्यवाद है उसका बल किस किस बात पर है उसको देखो। वाणिज्यवाद के महत्वपूर्ण पहलू, इसका महत्वपूर्ण पहलू क्या है? देखो पहला है उसको कहते हैं बूलियनवाद। बूलियनवाद, देखो बूलियनवाद सबसे आपको डरना नहीं है। बूलियनवाद का मतलब होता है कीमती धातु का संग्रह। बूलियनवाद का मतलब है कीमती धातु का संग्रह। जैसे कीमती धातु के संग्रह से आशय यह हुआ कि आप जब कीमती धातु जैसे आप सोना है, तो सोना को आप अगर कॉस्मेटिक पर्पस में यूज करते हो, आभूषण बनवा के पहनते हो, तो वो ज्वेलरी आभूषण। और अगर आप सोने को अपने घर में या बैंक के लॉकर में प्रॉपर्टी के तौर पर बचा के रख देते हो, तो वो बुलियन। जैसे आप कहते हो सोने का बिस्किट्स बनता है, या 10 ग्राम 20 ग्राम 50 ग्राम का गोल्ड लोग बना के और उसको अपने पास घर में धन की तरह लॉकर में रखते हैं, उसको बोलते हैं बुलियन। तो बुलियनवाद का मतलब हुआ कीमती धातु का संग्रह। तो मतलब वाणिज्यवाद ने यूरोपीय राष्ट्रों को प्रोत्साहन दिया कि आप कीमती धातुओं का संग्रह करो। मतलब बुलियनवाद का कहना था, यानी जो कीमती धातु का संग्रह का, इसका ये कहना था कि जिस राष्ट्र के पास जितना कीमती धातु है वह राष्ट्र उतना ही ताकतवर है। तो पहला तो ये सिद्धांत था। दूसरा था अनुकूल व्यापार संतुलन, यानी फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड। ये फेवरेबल बैलेंस ऑफ ट्रेड क्या था? अब देखो मुद्दा ये, अब कहोगे कीमती धातुओं के संग्रह पर, तो अधिकांश यूरोप में तो अपना प्रेशियस मेटल का प्रोडक्शन कम ही होता था, तो कीमती धातु उनको मिलता था अन्य महाद्वीप से, विशेषकर अमेरिकी महाद्वीप से। तो अब सवाल है कि जिन यूरोपीय राष्ट्रों को वैसे उपनिवेश थे जहां से कीमती धातु सोने या चांदी मिलता था, तो वो तो बुलियनवाद कर सकते थे। लेकिन ऐसे भी बहुत सारे कंट्री थे जिनके पास ऐसे उपनिवेश ही नहीं थे जो उनको कीमती धातु दे पाते। तो उनके लिए फिर क्या उपाय है? तो उनके लिए उपाय यह है कि आप निर्यात को अधिक करिए और आयात में कटौती करिए। आप कोशिश करिए आर्टिफिशियली कि व्यापार संतुलन आपके पक्ष में हो। इसके लिए आप सीधी बात करिए कि आप आयात को कम करिए और निर्यात को बढ़ाइए, तो जाहिर है कि व्यापार संतुलन आपके पक्ष में होगा। तो उनके लिए अनुकूल व्यापार संतुलन, और यह वाणिज्यवाद का एक महत्वपूर्ण सिद्धांत था, महत्वपूर्ण पहलू था। तीसरा है आर्थिक राष्ट्रवाद। आर्थिक राष्ट्रवाद, इकोनॉमिक नेशनलिज्म। अब व्हाट इज इकोनॉमिक नेशनलिज्म? हियर आई हैव टू मेक यू क्लियर। एक्चुअली अगर आप चाहते हैं आपका निर्यात बढ़े और आयात कम हो, तो आपको अपने देश की प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ानी होगी। और प्रोडक्टिव कैपेसिटी को बढ़ाने के लिए क्या करना होगा, जरा सोचिए। आपको एक नेशनल वर्कशॉप बनाना पड़ेगा, नए नए प्रोडक्शन करने पड़ेंगे। उस समय के जो यूरोपीय शासक थे अपने यहाँ उत्पादन पर भी बल दिया और लोगों से अपील की कि ज्यादा से ज्यादा उत्पादन करिए। ये वाणिज्यवाद का लक्ष्य था। ब्रिटेन में आपको आश्चर्य होगा कि महारानी एलिजाबेथ, क्वीन एलिजाबेथ के समय 16वीं सेंचुरी की बात है कि उस समय एक लॉ बने, एक कानून बना। उस कानून का उद्देश्य था टू रिमूव स्लॉथनेस, मतलब कि अकर्मण्यता को कम करने के लिए। अकर्मण्यता का मतलब जो स्लॉथनेस है, उस स्लॉथनेस को कम करने के लिए कानून बनाया गया। मतलब आलस और अकर्मण्यता को कम करने के लिए कानून बनाया गया।
कि आप ज्यादा आक्रामकता न दिखाइए, आलस मत करिए। अब आप बताइए कि आलस और आक्रामकता को समाप्त करने के लिए जो कानून है उसके लिए उपाय क्या किया जाए, आपको सुनकर बहुत आश्चर्य होगा कि एक जस्टिस ऑफ द पीस की पद का सृजन किया गया और वैसे लोग जो निठल्ले बैठे देखे जाते थे उनको उठाकर जो जस्टिस ऑफ द पीस है उनको जेल में डाल देते थे। अब बताइए, ऐसे में तो इंडिया में आप कल्पना करिए कि कितने लोग जेल में डल जाएंगे। तो वैसे लोगों को जेल में डाल दिया जाता था। तो इसको कहते हैं आर्थिक राष्ट्रवाद। और चौथा है उसको बोलते हैं उपनिवेशवाद। उपनिवेशवाद का मतलब है कि आपको नए नए क्षेत्रों में उपनिवेश स्थापित करना है। नए नए क्षेत्रों में आप उपनिवेश स्थापित कर रहे हो तो दैट इज कॉल्ड कॉलोनियलिज्म या उपनिवेशवाद। तो पहला हुआ बुलियनवाद, दूसरा हुआ अनुकूल व्यापार संतुलन, तीसरा हुआ आर्थिक राष्ट्रवाद और चौथा हुआ उपनिवेशवाद। ये सभी चारों नए नए उपनिवेश स्थापित करके अपने व्यापार का विस्तार करना और पूरी इकोनॉमी पर अब मतलब किंग ने उसमें इंटरवेंशन करना शुरू किया और व्यापारियों से अपेक्षा की कि वो राज्य के निर्देश के अनुसार काम करे। तो ये तरह से कंट्रोल इकोनॉमी, मतलब इसको क्या कह सकते हो, मोनार्की कंट्रोल या स्टेट कंट्रोल इकोनॉमी बन गई। तो जो व्यावसायिक क्रांति थी वो व्यापारी वर्ग के फेवर में था, लेकिन जो वाणिज्यवाद है वो राजतंत्र के फेवर में है। लेकिन व्यापारी वर्ग इसलिए सहन कर रहा है कि उसके पास दूसरा कोई उपाय नहीं है। मतलब लेसर ऑफ द टू एविल्स, अगर दो में से चुनना हो तो कुलीन वर्ग और चर्च है, दूसरी तरफ राजतंत्र है, तो फिर भी व्यापारी वर्ग का फायदा राजतंत्र के साथ चलने में ही है क्योंकि उसको राजतंत्र से कई तरह के लाभ और संरक्षण भी मिल रहा है। तो यही स्थिति है, इसको कहते हैं वाणिज्यवाद। तो मेरे विचार से आप समझ गए होंगे। अब राष्ट्रीय राजतंत्र की स्थापना एवं निरंकुश राजतंत्र का उद्भव। अब देखो इसमें कितने फैक्टर है, टोटल 5 फैक्टर है। देखिए ये क्या है। मैं आपको राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव एवं निरंकुश राजतंत्र, राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव एवं निरंकुश राजतंत्र। अब देखो ये क्या है। देखिए राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव, जैसे राष्ट्रीय राजतंत्र का मतलब कि यूरोप है या यूरोप में यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक अपने राष्ट्रीय सीमा खींचना चाहेंगे, या ब्रिटेन या फ्रांस या स्पेन या स्विट्जरलैंड या डेनमार्क या ऑस्ट्रिया या बेल्जियम, इस तरह से राष्ट्र की सीमाएं बन गई। लेकिन मैं स्टूडेंट्स, राष्ट्र की सीमा बनेगी कैसे? एक बड़ी बाधा क्या है मैं आपको बताता हूं। एक बड़ी बाधा है सामंतवाद। तो जो सामंती क्षेत्र है, अगर तुम कहते हो ब्रिटेन है या फ्रांस है, तो एक सामंत कहेगा सामंत की जागीर ऐसे होगी जो ब्रिटेन और फ्रांस में भी होगी और साथ में स्पेन में भी होगी। एक जो सामंत है उसका जागीर हो सकता है 3 राष्ट्रों के अधीन। तो जब तक सामंतवाद नहीं टूटेगा राष्ट्र की सीमा कैसे खींचोगे? तो सामंतवाद, राष्ट्र की सीमा टूटने के लिए सामंतवाद को चाहिए, सामंतवाद का विघटन चाहिए, जो पतन होगा तभी राष्ट्र की सीमा बनेगी। नंबर 1। नंबर 2 है कि दूसरा है यूरोपीय चर्च व्यवस्था। अब ये रोम है और इसकी शाखाएं पूरे यूरोप में फैली। मैंने पीछे भी आपको बताया है कि कोई अगर राजा या कोई शासक अगर अपनी राष्ट्रीय सीमा खींचना चाहेगा तो उसके रास्ते में आड़े आ जाएगी क्षत्रिय चर्च। क्षत्रिय चर्च कहेगा नहीं नहीं, आप हमें अपने अधीन कैसे कर सकते हो, हम तो आपसे स्वतंत्र हैं, आप हमें अपने अधीन नहीं कर सकते हो, हम तो रोम के अधीन हैं। अब एक बात बताइए, आप कल्पना करिए कि आप अपने दरवाजे का बाउंड्री वॉल खींचना चाहते हैं और एक पड़ोसी ने अपने 4 व्हीलर इस तरह से लगा रखा है कि उसके दूध चक्की आपके दरवाजे पर पड़े हुए हैं, तो आप जब तक उन 4 व्हीलर को नहीं हटाओगे आप अपने दरवाजे का बाउंड्री वॉल कैसे खींचोगे? तो जब तक आप क्षेत्रीय चर्च को राष्ट्र अपने अधीन नहीं करता तो कैसे वो अपना नेशनल बाउंड्री खींच पाता? मतलब आप अपने ड्राइंग रूम का दरवाजा बंद करना चाहते हो, लेकिन कल्पना करो कोई पड़ोसी इस तरीके से सोया हुआ है कि अपनी 2 टांगे आपके ड्राइंग रूम में फैला रखी है, तो जब तक उसको खींचकर बाहर नहीं करोगे तो आप सीमा कैसे खींचोगे? तो 2 चीजें तो उनके फेवर में हुई। राष्ट्रीय राजतंत्र, राष्ट्रीय राज्य का मतलब राष्ट्रीय राज्य की स्थापना जो यूरोप के महत्वाकांक्षी शासकों के द्वारा स्थापित किया जा रहा था, तो 2 चीजों के फेवर में। एक तो सामंतवाद का नेचुरल डेथ हो गया, सामंतवाद का खुद पतन होने लगा, और दूसरा है प्रोटेस्टेंट आंदोलन को इन्होंने भड़काया भी, पूंजीपतियों ने भड़काया, महत्वाकांक्षी शासकों ने भड़काया। तो सामंतवाद के पतन के कारण एक कांटा तो दूर हो गया और प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण उनकी राष्ट्रीय सीमा स्पष्ट होने लगी क्योंकि उन्होंने क्या किया, क्षेत्रीय चर्च को दबाकर अपने राष्ट्र के अधीन कर लिया। जैसे मैं एक एग्जांपल ब्रिटेन का देता हूं, मेंटली अलर्ट हो आप लोग, मेरा कोड वर्ड है मेंटली अलर्ट। धीरे धीरे आप लोग इस चीज की आदी हो जाओ। जैसे देखो, ब्रिटेन का शासक था हेनरी अष्टम, तो महारानी एलिजाबेथ का पिता भी वही था, हेनरी अष्टम। तो हेनरी अष्टम की विवाहिता पत्नी थी, इसका नाम था कैथरीन, उसकी विवाहिता पत्नी का। और लेकिन उस हेनरी अष्टम जो हेनरी एट था,
उसका इनफैचुएशन मतलब उसका प्यार एक दूसरी महिला से हो गया जिसका नाम था एनी बोलेन। अब वो चाहता था एनी बोलेन से शादी करना, उसके लिए उसको अपनी पत्नी से लीगली डाइवोर्स देना पड़ता। और मैरिज और डाइवोर्स का जो मुखिया होता था वो जज होता था, और राजाओं के मामले में, शासकों के मामले में, क्योंकि शासक प्रतिष्ठित होते थे और चुने हुए थे, तो उनका विवाह और तलाक का मामला सीधे रोम के पोप को जाता था। तो हेनरी अष्टम ने डाइवोर्स के लिए, तलाक के लिए रोम के पोप के सामने अर्जी दी, प्रतिवेदन दिया। उसके लिए उसने रीजन बताया, वो वैलिड, उस जमाने के लिए वैलिड रीजन था। कैथरीन की बेटी थी, कैथरीन की बेटी एलिजाबेथ थी, तो वो अभी बच्ची थी, तो कैथरीन की बेटी थी, बेटा नहीं था। तो हेनरी अष्टम ने एक वैलिड रीजन दिया, उसने कहा कि क्योंकि वह एक पुत्र को पैदा करने में असमर्थ है, इसलिए मैं उसे लीगली डाइवोर्स करना चाहता हूं। तो उसका उस समय टेस्ट, क्योंकि तुम अब जानते बहुत पहले की बात है, उस समय वो वैलिड रीजन माना जाता था, खास के किंग को एक अपना सक्सेसर, मेल सक्सेसर चाहिए था, तो उसको तलाक मिल जाना चाहिए था कायदे के हिसाब से। लेकिन अब जो कैथरीन थी, कोई साधारण महिला नहीं थी, वह पवित्र रोमन सम्राट चार्ल्स पंचम की बहन थी। अब पोप को लगा कि हम अगर उसकी तलाक को स्वीकार कर लेंगे तो चार्ल्स पंचम नाराज हो जाएगा, और नहीं स्वीकार करेंगे तो हेनरी अष्टम नाराज हो जाएगा, और हेनरी अष्टम को क्या करके हम मना करेंगे, क्योंकि रीजन तो उसका जस्टिफाइड है। तो उसने क्या किया, इंडियन प्रेसिडेंट के पॉकेट बीटू की तरह उसको पॉकेट में डाल लिया, ना हाँ बोला ना बोला। तब तक इधर हेनरी अष्टम की बेचैनी बढ़ रही थी मैरिज करने के लिए, और बेचैन हो रहा था। अंत में जब पोप की तरफ से रिस्पॉन्स नहीं मिला, तो उसने रोम्स के साथ ब्रिटेन के चर्च का संबंध तोड़कर ब्रिटिश चर्च को एंग्लिकन चर्च घोषित कर दिया। अब चर्च पूरी तरह राज्य के अधीन आ गया। तो मैं स्टूडेंट्स, इसी तरह से जब प्रोटेस्टेंट मूवमेंट हुआ तो चर्च को धीरे धीरे उनके महत्वाकांक्षी साथियों ने राज्य के अधीन कर लिया। तो दो कांटे तो साफ हो गए राष्ट्रीय राज्य के उद्भव। अब जरा सा आप अंकुर को, मिस्टर अंकुर को आप एश्योर कर दीजिए, ताकि हमको बता दें कि आप लोग समझ गए, तो फिर हम आगे बढ़ेंगे और आप अपना रिस्पॉन्स दीजिए। अंकुर, आस्क माय स्टूडेंट्स कि क्या पोजीशन है उनका। ओके, तो दिस इज द पॉइंट है। तो दो पॉइंट तो मैंने आपको दे दिया। अब क्या है, तीसरा पॉइंट आपका आता है वाणिज्यवाद। अब बिना वाणिज्यवाद के, जैसे पहला पॉइंट तो सामंतवाद का पतन होगा तो राष्ट्रीय राजतंत्र का उद्भव होगा, और इधर लेफ्ट में कर देता हूं। जैसे एक सामंतवाद का पतन होगा तो राष्ट्रीय राज्य का, तब इनकी राष्ट्रीय सीमा मजबूत होगी, तो एक हो गया सामंतवाद का पतन। हाँ, बौद्धिक क्रांति कृति इसलिए नहीं कर सकते कि क्रांति कहने की जो परिवर्तन चाहिए वो मूलभूत परिवर्तन चाहिए। और पुनर्जागरण के बाद जो यूरोपीय बुद्धिजीवी थे, वो यूरोपीय बुद्धिजीवी ने मध्यकाल के साथ तीव्रता से संबंध नहीं तोड़ा। तो चूंकि मध्यकाल के साथ उन्होंने तीव्रता से संबंध नहीं तोड़ा और कहीं ना कहीं मध्यकाल से संबंध बनाए रखा, तो पुनर्जागरण धीरे धीरे परिवर्तन आ रहा था। और क्रांति के लिए द्रुत परिवर्तन चाहिए। हम क्रांति कहेंगे, 18वीं सदी की बौद्धिक क्रांति कहेंगे। जब प्रबोधन पढ़ाऊंगा कृति, उस समय मैं उसके लिए बौद्धिक क्रांति शब्द का प्रयोग करूंगा। तो पहला तो मैंने बताया सामंतवाद का पतन, और दूसरा मैंने बताया प्रोटेस्टेंट आंदोलन, जिसके कारण चर्च व्यवस्था टूट गई, सर्वव्यापी चर्च व्यवस्था टूट गई, रोमन कैथोलिक चर्च व्यवस्था। और तीसरा हमें बताना है वाणिज्यवाद का। वाणिज्यवाद से क्या फायदा है, तो वाणिज्यवाद से फायदा है ना, राष्ट्र बनेगा कैसे, उसका आर्थिक आधार मजबूत होगा, क्योंकि कर प्रणाली स्थापित होगी। कर प्रणाली स्थापित होगी, जब देश में धन आएगा और कर प्रणाली स्थापित होगी, तो फिर उसी कर के माध्यम से, उसी संसाधन के माध्यम से राजा अपनी नौकरशाही भी बना रहा, अपनी सेना भी खड़ी कर रहा, और राज्य को मजबूत बना, राष्ट्र की सीमा को मजबूत बना रहा। तो ये चीज हो जाएगा। अब नेक्स्ट वाणिज्यवाद हुआ। अब देखो, इसमें तुमने चौथा देखना है पुनर्जागरण, और पांचवा देखना है बुद्धिजीवियों का समर्थन। जैसे कैसे, तब चौथा देखो पुनर्जागरण क्यों। तो कहोगे राष्ट्रीय राज्य की सीमा मजबूत हो रही है, इसमें पुनर्जागरण का क्या लेना देना है। व्हाट इज द रोल ऑफ पुनर्जागरण। तो पुनर्जागरण का रोल है कैसे, तो आपको याद है पुनर्जागरण का एक पहलू था मेंटली अलर्ट रहना। पुनर्जागरण का एक पहलू था पुराने रोमन, ग्रीक और रोमन क्लासिकल साहित्य का पुनरुत्थान और उनका पुनर्अध्ययन। मतलब ग्रीक और लैटिन साहित्य के अध्ययन पर पुनः यूरोपीय विद्वानों ने बल देना शुरू किया था पुनर्जागरण के समय। उसी में जो पुराना रोमन विधि संहिता थी, जो पहले से चली आ रही थी, तो रोमन विधि संहिता पुनर्जीवित हो गई। रोमन विधि संहिता फिर पुनर्जीवित हो गई। तो जिस समय रोमन विधि संहिता पुनर्जीवित हुई, तो इसका मतलब जानते हैं, इसका मतलब है कि जो रोमन विधि संहिता थी उसमें शक्तिशाली राजतंत्र की बात की गई थी। इससे पहले जो विधि संहिता, जैसे बीच में सामंतवाद आ गया तो राजतंत्र की स्थिति कमजोर पड़ गई। लेकिन जो पुरानी ग्रीक और रोम की जो रोमन विधि संहिता थी, उस रोमन विधि संहिता में राजतंत्र की शक्ति पर बल दिया गया था। जब पुनर्जागरण के कारण जो रोमन विधि संहिता पुनर्जीवित हुई, उससे भी राजतंत्र की शक्ति को बढ़ावा मिला और वो राष्ट्रीय सीमा को मजबूत करने लगा, क्योंकि राष्ट्रीय सीमा तो राजतंत्र के द्वारा ही स्थापित किया जा रहा था। और पांचवा है विचारकों का समर्थन। विचारकों का समर्थन। अब देखो ये विचारक कौन है जो समर्थन करें। देखो
जब भौतिक परिस्थितियां अनुकूल होती है तो विचारधारा आ ही जाती है। आप देखो कि आज एक ग्लोबलाइजेशन के कारण एक सिविल सोसाइटी बनी, ओपन सोसाइटी हुई, एलजीबीटीक्यू कम्युनिटी का राइट्स मिला। तो आज देखते हो भारतीय बुद्धि, अब बहुत सारे बुद्धिजीवी जो खुला समर्थन कर रहे हैं, क्योंकि विचार जब भौतिक परिस्थितियां किसी चीज के लिए अनुकूल होती है तो विचारधारा भी उसका समर्थन करती है। तो इसलिए भौतिक परिस्थितियों को अनुकूल होना आवश्यक है। तो यहाँ तक देखो विचारकों की भूमिका क्या है। जब शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव हो रहा है, तो शक्तिशाली राजतंत्र का उद्भव हो रहा है तो यूरोप में उसमें कुछ ऐसे बुद्धिजीवी खड़े हो रहे थे जिन बुद्धिजीवियों ने शक्तिशाली राजतंत्र का समर्थन किया। जैसे आप देखो, एक बुद्धिजीवी का नाम आप लोगों ने सुना होगा, टॉमस हॉब्स। नाम सुना है या नहीं? नहीं सुना है तो सुन लीजिए, और सुना है तो अच्छी बात है। टॉमस हॉब्स ये किस तरह का चिंतक था मैं आपको बताना चाहता हूं। तो टॉमस हॉब्स है, वो टॉमस हॉब्स एक ब्रिटिश चिंतक था। उसके बारे में कहा जाता है कि टॉमस हॉब्स अपनी माता के गर्भ में था। तभी ब्रिटेन में कोई गृहयुद्ध की स्थिति हुई थी। तो गृहयुद्ध में क्या हुआ कि वहां पर इतनी अशांति आ गई कि एक पुरानी कहावत है कि जब पुरानी क्या मैंने मनोविज्ञान भी कहता है, जब बच्चा माता के गर्भ में हो लेकिन अगर उसकी माता को कोई भी बहुत मनोवैज्ञानिक दबाव पड़ता है तो उसका सीधा प्रभाव बच्चे पर पड़ता है। तो कहते हैं वो गृहयुद्ध में उसकी माता इतनी डर गई थी कि 7वें महीने उसने टॉमस हॉब्स को पैदा कर दिया। तो टॉमस हॉब्स कहा करता था कि मैं और भय ये दोनों जुड़वे भाई पैदा हुए। भय मेरा बड़ा भाई था और मैं उसका छोटा भाई। मतलब अब इसके दिमाग में ये बात आ गई कि अगर भविष्य में गृहयुद्ध की स्थिति से बचनी है तो हमें एक शक्तिशाली राजतंत्र को स्थापित करना होगा। तो टॉमस हॉब्स ने एक टर्म दिया है, उसकी बुक है लेवियाथन। लेवियाथन का मतलब होता है समुद्री राक्षस, सी ड्रैगन। तो उसने एक टर्म दिया सी ड्रैगन। मतलब सी ड्रैगन यानी लेवियाथन का मतलब हुआ कि उसको कहा कि राज्य को इतनी शक्तिशाली बना दो कि राज्य एक सी ड्रैगन की तरह हो जाए, क्योंकि राज्य और राजतंत्र शक्तिशाली होगा तभी लोगों को सुरक्षा मिलेगी। यह विचार किसका था? टॉमस हॉब्स का। टॉमस हॉब्स ने इस बात पर बल दिया। तो इस तरह से जैसे टॉमस हॉब्स आया, उसी तरह एक दूसरा चिंतक आया बोधा, उसने भी शक्तिशाली राजतंत्र की बात की। तो कुल मिलाकर बच्चों 5 पॉइंट हुआ राष्ट्रीय राजतंत्र और शक्तिशाली राजतंत्र के उद्भव में। पहला सामंतवाद का पतन हुआ जिस कारण से उसका राज्य राष्ट्र की सीमा बनी। प्रोटेस्टेंट आंदोलन के कारण जब सर्वव्यापी चक्रव्यवस्था टूटी तो राष्ट्र की सीमा मजबूत हुई। वाणिज्यवाद के कारण राष्ट्रीय राज्य को एक मजबूत आर्थिक आधार मिला। पुनर्जागरण के कारण जब पुराना रोमन कानून पुनर्जीवित हुआ जिसमें शक्तिशाली राजतंत्र की बात की गई थी, उससे यूरोपीय राजतंत्र को फायदा मिला। और फिर टॉमस हॉब्स और बोधा जैसे एक और भी चिंतक है जिसका नाम है बोधा। तो टॉमस हॉब्स और बोधा जैसे, उसको बॉडी भी बोलते हैं, जब नए चिंतक आए तो उन्होंने शक्तिशाली राजतंत्र पर बल दिया और इन सबका फायदा राष्ट्रीय राजतंत्र के उद्भव के रूप में मिला। और यही शिक्षित वर्ग द्वारा वैचारिक समर्थन। और इसी क्रम में आप देखते हैं इस काल में विभिन्न प्रतिष्ठित राजवंशों की स्थापना। उदाहरण के लिए ब्रिटेन में ट्यूडर वंश, शक्तिशाली वंश ब्रिटेन में कौन है? ट्यूडर वंश। फ्रांस में बुर्बो वंश, ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग वंश। ये सब यूरोप के प्रतिष्ठित राजवंश है। बुर्बो वंश, हैब्सबर्ग वंश। रूस में रोमनाव वंश, पीटर द ग्रेट उसी वंश से था। ब्रिटेन में ट्यूडर वंश यानी हेनरी सप्तम, हेनरी सेवेंथ, हेनरी अष्टम और क्वीन एलिजाबेथ ट्यूडर वंश से थी। ऑस्ट्रिया में हैब्सबर्ग वंश, वही हैब्सबर्ग वंश जो मैंने फर्डिनेंड का वंश बताया था। और रूस में रोमनाव वंश जहां से पीटर द ग्रेट था। फिर महत्वाकांक्षी शासक में फ्रांस के लुई तेरह महत्वाकांक्षी था, उसी का एक मंत्री था रिशलू। और 14वीं लुई 14वां जो कहा करता था मैं राज्य हूं। और ब्रिटेन के हेनरी सप्तम, रूस की कैथरीन द्वितीय आदि की चर्चा की जा सकती है। तो ये हुए यूरोप के महत्वाकांक्षी शासक और राजतंत्र। अब 2 क्वेश्चन है, ये 2 क्वेश्चन तो मैं बाद में देखूंगा। अब ये बताया मिस्टर अंकुर, आस्क माय स्टूडेंट्स, पहले मेरे स्टूडेंट से पूछो कि यहां तक क्लियर हुआ या कोई उनको दिक्कत है, क्योंकि आप लोग ब्रिलियंट लोग और मुझे लगता है कि आप लोग फिर जाके एक बार फिर पढ़ोगे 2 बार क्लास अटेंड करने से पहले, क्लास अटेंड करने के बाद, तो फिर बिल्कुल क्लियर होता जाएगा। और मैं समझाने के लिए तो हूं ही। तो अंकुर जरा पूछो मेरे स्टूडेंट से। ओके ठीक है मेरे स्टूडेंट, थैंक यू वेरी मच। आई सी यू, आई सी यू। आप लोग क्लास में रेगुलर रहना, फिर कल मिलते हैं। क्लास में एक भी क्लास मिस नहीं करना है, ध्यान रखना, एक भी क्लास मिस नहीं करना है। ओके थैंक यू वेरी मच।